हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट अभी कुछ बातें कर लें। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेरे पास 2 दिन पहले एक संदेश आया था कि आपकी मुलाकात होनी है डीओपीटी में। और आप ये नंबर है, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा फेसबुक चलाती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने 1 डेढ़ दिन तो देखा ही नहीं, मैसेजेस ही नहीं देखे। उसमें जो मैसेंजर में मैसेज आया था मैंने नहीं देखा। इसी बीच आभास सर के साथ बातचीत जारी थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग प्रॉपर चैनल के थ्रू मेल करके मिलने के लिए बात कर लेते हैं। मैंने कहा था बिल्कुल कर लीजिए। तो उन्होंने जो मेल किया उसका बहुत तुरंत तुरंत ही उसका रिप्लाई आ गया। और रिप्लाई आने के बाद उन्होंने मीटिंग का टाइम दिया था सिर्फ 3 लोगों को, आभास सर को, मुझे और राकेश यादव। ये 3 का नाम था और इन तीनों से मुलाकात का टाइम फाइनल हो गया। लेकिन आपको पता है, शुरुआत से ही अभिनय सर जुड़े हुए थे। शुरुआत से ही अभिनय सर जुड़े हुए थे। तो हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, अभिनय सर को भी आपको साथ में लेके चलना है। तो फिर लास्ट मोमेंट में अभिनय सर का भी नाम जुड़ा। और क्योंकि आपको पता है डीओपीटी है, तो डीओपीटी में ये नहीं कि हम पूरा बारात लेके जा सकते थे। 4 लोगों को परमिशन मिली और इस शर्त पे मिली कि अभी आप लोग कहीं बाहर कुछ बातें आउट नहीं करेंगे और मुलाकात तक ये सब बातें सीमित रखिए। क्योंकि मुलाकात का आउटकम क्या होगा, आप अपनी बातें कैसे पेश कर पाएंगे, किस तरह से बातें रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए आज की मुलाकात के बारे में जब फाइनल हो गई मुलाकात, तो आज 11 बजे हम लोग यहां से 10 बजे निकल चुके थे। करीबन 12 बजे हमारी मीटिंग थी, लेकिन क्योंकि वहां पे इतनी सिक्योरिटी होती है कि हम लोग को बहुत इधर उधर घुमा के फिर हम लोग वहां करीबन 12 बजे तो पहुंचे ही। 12 बजे मिलनी मीटिंग जो हमारी थी, सबसे पहले बात हुई कि भाई आप मुद्दा बताइए, आपके मुद्दे क्या क्या है। और जो बिल्कुल पर्सनल जो स्टाफ है मंत्री जी के, पहले उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा पहले अपने मुद्दे बताइए, आपके मुद्दे क्या क्या है। तो जो मुद्दे थे वो प्राइमरीली 2 कमीशन के मुद्दे थे। एक तो पहला हमारा था एसएससी और दूसरा था रेलवे बोर्ड। तो हमारे जो मुद्दे थे वो एसएससी और रेलवे के मुद्दे थे। और इन दोनों मुद्दों को लेकर हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करने के लिए गए। तो जब इन मुद्दों की बात होने लगी तो सारी बातें हमने प्रॉपर तरीके से समझाई। और हमने जो मुद्दा बताया उसमें से जो मेन मुद्दे थे, और वो मेन मुद्दे हम लोगों ने जो डिस्कस किया, तो हम लोग को बहुत पेशेंटली, बहुत ही पेशेंस के साथ सुना गया। सबसे पहले बिल्कुल उनके निजी स्टाफ के द्वारा, और बहुत पेशेंटली जब सुना गया तो उसके बाद हम लोग बात किए, अपने प्रॉब्लम्स रखे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 3 से 4 दिन के बाद इंफॉर्मेशन देंगे कि आगे क्या होगा, और 3 से 4 दिन के बाद आपको बुला के फिर सारी बातें करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगा तो आपकी मुलाकात मंत्री जी से कराई जाएगी। तो हम लोग निकल लिए। निकलने के मैं आधे रास्ते वापस जब आई हूं तो हमारे पास मैसेज आया कि जल्दी से वापस आओ, क्योंकि आज ही टाइम है, मंत्री जी आने वाले हैं, उनसे मुलाकात होगी। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें खबर मिली कि सबसे पहले एसएससी चेयरमैन आ चुके हैं, और फिर खबर मिली कि मंत्री जी यानी कि जितेंद्र सिंह जी आ चुके हैं, और इनके साथ हमारी मुलाकात तय हुई। अब जब मुलाकात हुई है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग, एक तो सबसे पहले उनका महसूस करना था कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टेक होल्डर्स नहीं है, ये कोचिंग के टीचर्स है, और इनका मुलाकात का अपना कुछ अलग एजेंडा हो सकता है। इस चीज को हम लोगों ने 5 मिनट में खत्म कर दिया कि नहीं भाई, हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को रिप्रेजेंट करने आए हैं और उनके मुद्दे उठाने आए हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपके जो मुद्दे हैं वो जो उठाया गया, तो सबसे पहले मुद्दों को जब उठाने की बात शुरू हुई तो एक तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि यहां पे जो बैठे हैं वो है एसएससी चेयरमैन। तो आप सबसे पहले अपनी बातें जो रखेंगे
वो एसएससी चेयरमैन से रिलेटेड यानी कि एसएससी से रिलेटेड बातें रखेंगे। और इन बातों को रखकर आप पहले बताइए कि आपके क्या क्या ग्रीवांसेस है। जब हमने शुरुआत किया कि भाई पहले जो एग्जाम होता था वो ये था, अब ये था वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपका अपने ग्रीवांसेस क्या है वो बताइए, आप मुझे ये नहीं बताइए कि पहले क्या था अब क्या है, आप अपने सिर्फ ग्रीवांसेस बताइए। तो ग्रीवांसेस में सबसे पहले हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब हम इंफ्रा प्लस जो बाकी जो फैसिलिटीज है इनकी बात की हमने, फैसिलिटीज में आगे जैसे कि पेन पेपर्स एंड ऑल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज लाइक पेन पेपर एंड ऑल, उनकी जब बातें हुई तो उन्होंने एक चीज कहा कि ये मांग बिल्कुल जायज है, ये चीज बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब हमने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज पहले बहुत अच्छे थे और ये प्रॉब्लम नहीं था जब टीसीएस था, तो उन्होंने एक चीज तो हमें टोक दिया कि भाई आप टीसीएस के स्पोक्स पर्सन नहीं, आप सिर्फ ग्रीवांसेस बताइए, वो दूर करना हमारा काम है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको खत्म किया जाएगा। और उन्होंने सीधा एसएससी चेयरमैन को इंस्ट्रक्शन दिया कि ये प्रॉब्लम आपको खत्म करना पड़ेगा। दूसरा हमने, यानी कि ये हमारा पास हो गया, हम डबल टिक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मांगे हमारी मान ली गई। दूसरा जो प्रॉब्लम आया और वो दूसरा हमारा था सेंटर एलोकेशन। सेंटर जो एलोकेट किया जा रहा है वो इतनी दूर दूर किया जा रहा है, 500,000 किलोमीटर, राजस्थान वालों को अंडमान, सोपिया वाले को दिल्ली, और सेंटर इतना दूर एलोकेट करके 2 दिन पहले सेंटर बता दिया जा रहा है। तो ये एक जबरदस्त प्रॉब्लम है जो हमने उनको बताया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सेंटर एलोकेशन का जो प्रॉब्लम है वो ग्रीवांस जो इनका है बिल्कुल सही है, ये चीज नहीं होना चाहिए, इनका सेंटर प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, यानी कि दूर नहीं होना चाहिए। ये ग्रीवांस भी हमारी मानी गई कि नहीं, आपकी ये ग्रीवांस बिल्कुल जायज है, इनको देखना चाहिए, एसएससी इसको देखेगी। और ये ग्रीवांस बहुत खतरनाक ग्रीवांस है जो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तीसरा हमने कहा ठीक है हमारे एक ग्रीवांस है, लेकिन हम ग्रीवांस रखे कहां, ग्रीवांस कहां रखे? तो हमने एक डिमांड किया कि भाई हमें एक ग्रीवांस सेल दिया जाए जहां पे हम ग्रीवांस दे तो सकें। तो उन्होंने कहा इस ग्रीवांस सेल के लिए एसएससी चेयरमैन ने कि भाई हमारे मेल पे 10-20 हजार मेल अचानक आना शुरू हुआ, अब मैं मेल चेक कैसे करूं, क्योंकि मेरा जो पर्सनल जो मेल होना चाहिए था वो पर्सनल मेल नहीं, आप एसएससी के मेल में ग्रीवांस भेजोगे ना। तो चेयरमैन साहब को मंत्री जी ने ये कहा कि भाई अगर आप ग्रीवांस देखते रहोगे तो आप अपना काम कब करोगे? तो आप एक प्रॉपर ग्रीवांस सेल में प्रॉपर स्टाफ को आप वहां पे अपॉइंट करिए, जो प्रॉपर स्टाफ ग्रीवांस सेल के सारे जितने मेल आए उनको तुरंत, जैसे वो तो मेल ऑटोमेटेड चला जाता, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, मेल रिसीव करके इस मेल का रिप्लाई भी दीजिए कि कितने दिनों में आपके प्रॉब्लम जो है उनको एड्रेस कर दिया जाएगा। और वो ग्रीवांस सेल का भी मैटर जो था उससे मान लिया गया है कि ये जो है ये एक बहुत बड़ी खामी है, और अगर आपके ये 2 प्रॉब्लम्स होते हैं तो कहीं तो हो जहां से आपके प्रॉब्लम को एड्रेस करा जाए। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि जो फेज 13 का एग्जाम हुआ था उसमें 11.5 लाख फॉर्म्स थे जो भरे गए थे, जो एडमिट कार्ड इश्यू हुआ है, जिसमें बच्चे 5.5 लाख अपीयर किए हैं और उनमें से भी 55,000 बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है। तो इन्होंने यही कहा चेयरमैन साहब को कि 55,000 एक बच्चा भी होगा ना तो आपको वो एक बच्चा का भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो एड्रेस करने के लिए एड्रेस किया कहां जाए? तो उन्होंने कहा कि या तो आप डाक से भेजिए या तो मेल करिए, आपको उसमें जवाब दिया जाएगा। प्रॉपर डाक से आप भेजिए अगर आपका कंप्लेंट है तो, क्योंकि चेयरमैन साहब का भी कहना सही था
कि मेरा जो पर्सनल ईमेल वगैरह है सब आउट कर दिया गया, जिसके कारण मेरा मेल बॉक्स बिल्कुल दिन भर भरा रहता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, और वो है रॉन्ग क्वेश्चंस। कि अगर जो रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन रॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे आप, एक तो 130 क्वेश्चन में, मतलब आप मेंस में 19 क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो, फिर सब बच्चों से 100 रुपया क्वेश्चन का ले रहे हो, और उसके बाद आपके डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि उनसे हम रोड बनवाएंगे। तो एक बात बताइए कि रॉन्ग क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और पैसे हमसे लिए जा रहे हैं, और एक एक बच्चे से हजार हजार रुपए कमाई किया जा रहा है, ऐसे तो करोड़ों आप खाली अपने रॉन्ग क्वेश्चन देकर कमा रहे हैं। तो इस बात पर आपत्ति मंत्री जी ने जताया कि ऐसा क्यों है। हमने कहा कि आप क्वेश्चन के पैसे मत लीजिए, रॉन्ग क्वेश्चन के पैसे मत लीजिए। एसएससी चेयरमैन ने कहा तब तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर सब लोग रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, और ऐसे तो फिर सारे क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगे। तो पैसा नहीं लेने से बच्चे रिप्रेजेंट गलत गलत करेंगे। तो उसके बाद इस पे डिसाइड हुआ कि रॉन्ग क्वेश्चन के आप 100 रुपये लीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन, अगर रिप्रेजेंटेशन, अगर बच्चे रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, अगर रिप्रेजेंटेड जो क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन को बताइए क्या है, या तो वो क्वेश्चन आपके तरफ से ही रॉन्ग है, या आपने क्वेश्चन राइट दिया है और हम लोगों ने रॉन्ग रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी रिप्रेजेंटेड क्वेश्चन अगर रॉन्ग है, यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन एकदम सही है, तो ये जो 100 रुपया है, वो 100 रुपये उन्होंने कहा आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आपने जिस रिप्रेजेंटेड क्वेश्चन को, आपने जिस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है, अगर वो क्वेश्चन हमने सही दिया था, आंसर भी सही था, तो आपके 100 रुपये को हम रख लेंगे। ये बहुत अच्छी बात हुई। इसका मतलब है रॉन्ग क्वेश्चन में जो आपके 100 रुपये लिए जा रहे थे, वो रॉन्ग क्वेश्चन में अब आपको रिलीफ मिल गया है कि आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। यानी ये भी जो था हमारा पूरा हो गया। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले इंफ्रा एंड फैसिलिटीज उनको देना होगा, सेंटर एलोकेशन आपके नजदीक के होंगे, ग्रीवांस सेल जो होगा वो होना चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन वो आप करोगे। अगर क्वेश्चन सही में रॉन्ग है तो आपके 100 रुपये वापस आ जाएंगे। अगर आपने सही क्वेश्चन को गलत रिप्रेजेंट कर दिया है तो वो पैसे रख लिए जाएंगे। ये हुआ 4 पॉइंट्स। अब आती हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो था सीपीओ का 2024 का रिजल्ट। जब इसके बारे में हमने पूछा तो उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे जिनका हाइट का प्रॉब्लम हुआ, हाइट ज्यादा नापा गया, वही सब जो प्रॉब्लम थे जिसके कारण केस हुआ एंड ऑल। तो हमने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो वो 2-4 बच्चे अगर जिनका सिलेक्शन हो गया, अब बाद में रिजल्ट निकाल देना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं, सारा मामला निपट गया। मैंने कहा रिजल्ट, तो उन्होंने कहा कि 1 वीक में रिजल्ट निकल जाएगा, 1 वीक में रिजल्ट, इन 1 वीक। और ये सीपीओएसआई का भी मुद्दा हमारा सॉर्ट आउट हो गया, सीपीओएसआई 2024 का मुद्दा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से बेटा। फिर हमने उठाया मुद्दा वेटिंग लिस्ट का, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट हमने उठाया है मुद्दा वेटिंग लिस्ट का। बेटा हम जो मुद्दे हैं, मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहूंगी आपको कि प्लीज इस सेशन को सबसे शेयर करिए, क्योंकि मैं बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस अभी आ गई हूं। यानी कि हमने किसी को बताया ही नहीं था कि हम आने वाले हैं, आउट ऑफ सिलेबस ही आई हूं मैं। इसीलिए पहले इस सेशन को शेयर करिए। ईमानदारी से मैं आपको बता दूंगी हम कहां जीते, कहां हारे हैं, और कहां कहां क्या क्या मुद्दे रह गए। चलिए वेटिंग लिस्ट में आती हूं मैं। हमने कहा कि भाई आधे से अधिक जो सीट्स है वो वेकेंट रह जा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या कर रहे हैं आप, और वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए वेटिंग लिस्ट निकालना मुश्किल है इसमें, क्योंकि ये अलग अलग पोस्ट होते हैं, अलग अलग लेवल के पोस्ट होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, सारे अलग अलग लेवल के पोस्ट होते हैं। तो इसीलिए इसमें आज सच एक वेटिंग लिस्ट नहीं हो सकता,
उसके लिए उन्होंने जो ऑप्शन बताया है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वो है स्लाइडिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन। स्लाइडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, और स्लाइडिंग सिस्टम का मतलब ही है कि भाई अगर ऊपर से इधर खाली हो रहा है तो जो नीचे के बच्चे हैं जिनका अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो स्लाइड करके उधर ही चढ़ जाएगा। यानी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग वो स्लाइड करके इधर चला जाएगा, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग वो अपने ग्रेड स्केल के अंदर स्लाइड कर जाएगा, ऊपर खाली होता जाएगा अगर, तो नीचे से स्लाइड करके वहां चले जाएंगे। दैट इज इक्विवेलेंट टू वेटिंग लिस्ट। बेटा देखो ध्यान से, इसमें भी हम कामयाब रहे हैं, ठीक है, इसमें भी हम कामयाब रहे। अब आती हूं मैं, आप ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर आप जो न्यूज सुनना चाह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, तो सबसे अंत में हम लोगों ने जो बात उठाई है, जो यहां पे मैं सबसे अंत में लिख रही हूं, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने कहा कि आपके जो एडिक्विटी है, ये इनफैक्ट अगर पहले का देखा जाए बिडिंग सिस्टम, तो 100 करोड़ का टर्नओवर होना जरूरी था एलिजिबल होने के लिए, बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के। और 100 करोड़ को 30 करोड़ किया गया, अदरवाइज एडिक्विटी तो एलिजिबल ही नहीं होती बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो एडिक्विटी है उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो इंफ्रा प्लस फैसिलिटी से इनको दुरुस्त किया जाएगा, इनके पास तो इंफ्रा ही नहीं है, क्यों ना टीसीएस को ही दे दिया जाए, क्योंकि टीसीएस के अपने इंफ्रा है, प्लस और इंफ्रा वो हायर कर लेते हैं। इस पर एक ऑब्जेक्शन जो आया है वो ये आया है कि आप लोग टीसीएस के स्पोक्स पर्सन के रूप में बात कर रहे हैं, और ये एक आपके क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान है कि आप आए किस मकसद से हो। हमने कहा हमारा मकसद टीसीएस को वापस लाने का एज सच नहीं है, लेकिन टीसीएस नहीं तो कौन, इंफ्रा प्लस फैसिलिटीज और सेंटर घर के पास जो है वो कैसे एलोकेट होगा अगर टीसीएस रहे, अगर जो एडिक्विटी रहेगा तो उन्होंने कहा वो देखना हमारा काम है। आपने प्रॉब्लम बता दिया है, अब आप ये मत बताइए कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि जो हम लोग वेंडर की बात कर रहे थे कि भाई वेंडर चेंज होना चाहिए, वो वेंडर चेंज के लिए जो हमने मुद्दा उठाया था, इसमें हम कामयाब नहीं। पहला देख लीजिए, जो मैं आपको बताते चले जा रही हूं कि हम जिनमें कामयाब नहीं हुए वो ये है, सबसे पहला वेंडर चेंज। इसके लिए उन्होंने सीधा कह दिया कि ये आपका मुद्दा नहीं है, ये हमारा काम है, आप प्रॉब्लम्स बताइए बस। नेक्स्ट हमने कहा कि भाई अभी जो एग्जाम हुआ है फेज 13 का, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं, बहुत प्रॉब्लम्स, सेंटर बहुत दूर, ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो हमने कहा कि आप ये बताइए कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं तो स्टेनो का डेट इतना नजदीक, प्लस सीजीएल 13 तारीख से हो रहा है, तो क्यों नहीं आप एग्जाम को पोस्टपोन कर दे रहे हैं। तो एग्जाम्स शुड बी पोस्टपोन्ड। इस मुद्दे पर उन्होंने ये कहा कि हाउ कम, उन्होंने पूछा कैसे, जब हमने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है और सीपीयू का स्टेनो का एग्जाम अभी एकदम नजदीक है, तो हम इसे किस तरह से अभी हम कैंसिल कर दे, ये पोस्टपोन कर दे। फिर हमने कहा तो सीजीएल कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीजीएल भी नहीं करेंगे। आपके कंप्लेंट्स क्या है, ये है। मैंने कहा बच्चों का दिमाग बिल्कुल इस पढ़ाई से डाइवर्ट है, उनका कहना है कि दैट इज देयर प्रॉब्लम। इंफ्रा फैसिलिटी और सेंटर एलोकेशन जो आपके कंप्लेंट्स थे, अगर हम इनको दुरुस्त करेंगे और हम क्लेम करें कि हम दुरुस्त कर सकते हैं, तो फिर आप एग्जाम क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे रीजंस दिए, लेकिन इसके मामले में भी
हमारा मांग नहीं माना गया। उन्होंने कहा सेंटर और इंफ्रा, ये आपके प्रॉब्लम्स हम सुन रहे हैं। अगर हम रेडी हैं विथ सेंटर्स तो वेंडर की बात आप नहीं करेंगे, आप किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं है, आप खाली प्रॉब्लम्स बताइए। अगर प्रॉब्लम्स हम निपट लें तो फिर हमें ये नहीं बताइए कि सेंटर चेंज करना है। एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि स्टेनो का एडमिट कार्ड आ चुका है और सीजीएल के लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इसके मामले में उन्होंने हमें मना कर दिया। नेक्स्ट, मेंस जो है टियर 2 शुड बी इन 1 शिफ्ट। ये हमने डिमांड उठाया था। तो इसमें उन्होंने अभी कोई आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि अभी मेंस का कोई एग्जाम नहीं है, अभी इस बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। और इनफैक्ट इस मुद्दे को उन्होंने बहुत ही एक होता है ना पासिंग वे में ले लिया क्योंकि इस मुद्दे को अभी इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था, वो जो मुद्दे थे वो मैं आपको बात करी थी, वो है नेक्स्ट। जब हमने बात किया है नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम्स, चाहे अगर आप देखो तो एमटीएस का देख लो, सीएचएसएल का देख लो और सीजीएल का देख लो। तो जब हमने इनके बारे में कहा लेवल ऑफ एग्जाम, तो उन्होंने कहा कि वो भी हम देख लेंगे और उन्होंने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन नहीं देंगे। हमने बताया कि एक तो आउट ऑफ सिलेबस लेवल का प्रॉब्लम तो है ही, प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ये हमने बताया। तो उसमें भी एक ही था कि भाई लेवल आप हमें नहीं बताइएगा, दूसरी बात है सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, ये भी फॉर श्योर, और वो भी हम देख लेंगे। और उन्होंने कहा वी विल सी। ये कहा उन्होंने, ठीक है। तो अगर हम पूरा कंप्लीट, अगर आज जो हमारी मीटिंग हुई है, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ बेटा, बहुत ही लंबा डिस्कशन हुआ। और हर मुद्दे पर हम लोगों ने जब डिस्कशन किया तो ये सारे मुद्दे थे जो एसएससी के मुद्दे थे। अब मैं आती हूं, रेलवे वाले बच्चे प्लीज जुड़ जाएं। पहले मैं एसएससी वालों को बता दूं एक मोटा मोटी आप लोगों के लिए कि सबसे पहले एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सेंटर, ये जो प्रॉब्लम्स थे यानी कि पेन, पेपर, पंखे और ये सब का, उन्होंने कहा ये हम जरूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या है। सेंटर बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी समस्या उन्होंने कहा है। जब हमने एडिक्विटी हटाने की बात की, उन्होंने कहा कि आप टीसीएस की पैरवी करने आए हो क्या, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपको टीसीएस वाले भेजे हैं। हम लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारे मुद्दे में जो हमारी जीत हुई है वो ये है कि ये फैसिलिटी सही होगा, ये सही होगा, ग्रीवांसल होगा। रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स, जब रॉन्ग क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट करोगे तो 100 रुपया देने पड़ेंगे, लेकिन उस 100 रुपया आपसे वापस आपको कर दिया जाएगा अगर आपके क्वेश्चन जो आपने रिप्रेजेंट किए हो वाकई में रॉन्ग है। सीपीयू का रिजल्ट 1 सप्ताह में आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट में अच्छी बात है कि स्लाइडिंग सिस्टम होगा, और स्लाइडिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि वेटिंग लिस्ट लागू हो गया। वेंडर चेंज नहीं होगा। एग्जाम पोस्टपोन उन्होंने एकदम साफ साफ मना कर दिया। इसमें हम लोग काफी देर तक बहस करते रहे। वेंडर चेंज पे तो हम लोग पे इल्जाम लग गया कि हम लोग को टीसीएस के स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। मेंस के बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है कि उनका एक ही शिफ्ट में होगा। और लेवल ऑफ एग्जाम्स का उन्होंने कहा वी विल सी, यस दिस इज अ जेन्युइन केस, वी विल सी। हो गया बेटा। वेंडर, वही तो मैंने कहा क्रिप्टो वर्ल्ड कि वेंडर चेंज में यही इल्जाम लग गया कि भाई आपको प्रॉब्लम है तो आपको है, और आप कहीं स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। अब सुनो, अब आती हूं मैं रेलवे को लेकर। अगर आप रेलवे की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे वालों के साथ
हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से रेलवे वालों के साथ हैं और रेलवे का मुद्दा भी बढ़ चढ़ के उठाया गया है। अभी जो हमने डिस्कस किया आपको पूरा कंप्लीट, वो मैंने डिस्कस किया है एसएससी। रेलवे का मुद्दा भी हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया और पहले हम एसएससी के बारे में आपको बता चुके, अब आते हैं रेलवे के बारे में। देखो, रेलवे में सबसे पहले हमारी मुलाकात 2 में हुई, आपको पता ही है। पहले शिफ्ट में जो मुलाकात हुई उसके बाद हम लोग निकल आए, फिर वापस बुलाया गया। तो पहले शिफ्ट में जो मुलाकात हुई वो हमारी मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई, उनके बहुत ही निजी जो स्टाफ है, और मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि हमें मना किया गया है, उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय हमने एसएससी और रेलवे दोनों का मुद्दा उठाया है। याद रखिएगा कि आप रेलवे वाले, आपका जो रिप्रेजेंटेशन था, इनफैक्ट आपके जो टीचर्स रिप्रेजेंटेशन बना के दिए थे कि हमारे ये मुद्दे हैं, वो हम ऑलरेडी वहां दे चुके। आपका रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट वहां जा चुका है। सबसे पहले आप में जो रॉन्ग क्वेश्चंस आए थे, आपके जो सेंटर्स दूर पड़े हैं, सबसे पहले हम लोगों ने आपका जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था, बेटा एएलपी वगैरह के सारे मुद्दे हम लोगों ने वहां दिए। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। जो ग्रुप डी में आपके डिमांड्स थे कि ग्रुप डी का वैकेंसी इंक्रीज किया जाए, एक तो सबसे पहला ये मांग जो था आपका, पहला मांग। दूसरा मांग आपका था, रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया। दूसरा था जो एएलपी में आपका प्रॉब्लम हुआ है, वो सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए। जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग आए थे, एक सेम क्वेश्चन 2 जगह पे रिपीटेड था, एक जगह पे उनको इनवैलिड मतलब वैलिड क्वेश्चन नहीं वो कहा गया, और दूसरे में उसका आंसर दिया गया। यानी कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे आपके, उसमें आपको जिस तरह से रॉन्ग क्वेश्चंस को एक में मार्क्स दे दिया गया, एक में इनवैलिड किया गया, इस प्रॉब्लम को भी हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको बता दूं, पहले समझ लेना ध्यान से हुआ क्या क्या है। पहले आप समझ लो ध्यान से कि हुआ क्या क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। इसके बाद एक और प्रॉब्लम था कि सेंटर्स जो पढ़ रहे थे वो दूर पढ़ रहे थे, जिसके कारण 50% ऑफ द बच्चे जो थे वो एग्जाम नहीं दे पाए और सेंटर दूर पढ़ रहे थे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था इसमें कि इसमें भी वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, ये वेटिंग लिस्ट की बात भी हम लोगों ने वहां पे उठा ली है। ठीक है, ये कुछ की मुद्दे थे जिनके बारे में हम लोग सारा डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे 2 चरण में डिस्कस हुआ है, पहले ध्यान से सुनना बेटा। पहली मुलाकात हमारी 12 बजे हुई है। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक की, 1-1:30 बजे तक की जो मुलाकात थी वो हमारी मिनिस्टर साहब से नहीं थी, हमारी थी उनके बिल्कुल जो करीबी स्टाफ है, जो पूरा प्रॉब्लम उनको समझाते। उस समय हमने प्रॉपर डिस्कशन किया है, और वो प्रॉपर डिस्कशन जो हुआ है वो ये सारे एसएससी के, और ये सारा हमने डिस्कस किया था रेलवे का। फिर हम जब बाहर निकल आए, हम बाहर निकल के, आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो भी आ गया था, हमने एक वहीं से बना दिया था, हमने सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, हो गया मामला खत्म। लेकिन फिर क्या हुआ, हमें जब वापस बुलाया गया तो वहां पे जब मुलाकात हुई तो सीधा मंत्री जी अपने मुलाकात किए, खुद मुलाकात किया उन्होंने अपने निजी स्टाफ के साथ, प्लस वो एसएससी के चेयरमैन को बुला लिए थे। क्योंकि एसएससी चेयरमैन आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने सारे मुद्दे पर एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए हमें साथ ही साथ सॉल्यूशन देते चले गए, साथ ही साथ सॉल्यूशन हमें मिलता चला गया। और ये सारा सॉल्यूशन इसलिए आ पाया, जो उन्होंने नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं कर सकते, वो उन्होंने सीधा, मैं काट दे रही हूं, जो उन्होंने कहा कि अभी कोई आंसर नहीं था क्योंकि मेंस नहीं है, लेवल ऑफ एग्जाम में वी विल सी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। तो ये भी हमने आपको सारा कुछ इस बारे में डिस्कशन होके खत्म हो गया। लेकिन जब हमने रेलवे की बात शुरू की तो मंत्री जी का कहना यह था
कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन तो यहाँ नहीं है और यहाँ पे एसएससी के चेयरमैन के साथ हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया है। रेलवे के लिए हम आपको नेक्स्ट मीटिंग का फिर से टाइम देंगे और हम लोगों को उन्होंने कहा कि बस अभी यहीं तक। हम लोग बाहर निकल के स्टिल खड़े रहे वहीं पर कॉरिडोर में कि भाई रेलवे का कोई भी हमें कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया। रेलवे की तो बात की जाए क्योंकि हम लोग यहाँ पे एसएससी और रेलवे दोनों के लिए आए थे। तो उन्होंने बस जैसे हम लोग निकले हैं और शायद वो सिर्फ इसी मीटिंग के लिए आए थे, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। हालांकि वो मुझे पहचान गए क्योंकि मैं 2017 2014 सब में बिल्कुल सामने से मैंने लीड किया है, तो इसीलिए वो मुझे पहचान गया। उन्होंने यही कहा कि देखो तुम लोग की क्रेडिबिलिटी पर एक शंका हो रहा है। और फिर जब मैंने सीपीओ का रिजल्ट की बात की तो उन्होंने मजाक में कह भी दिया, हाँ हाँ रिजल्ट दे दो, मैडम का बैच भी तो बने। तो देखो बात क्या है, बहुत ही लाइट माहौल में हमें महसूस नहीं हुआ कि हम इतने बड़े लोगों से मिलके आए हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारे प्रॉब्लम सुने। उन्होंने हमें जाने को नहीं कहा। जब सारे बातें हो गई तो उन्होंने कहा ठीक है आप खत्म करें मीटिंग। हम लोग बाहर आके रुके रहे कि भाई आज एसएससी के चेयरमैन तो थे लेकिन रेलवे से कोई नहीं था, रेलवे बोर्ड से, तो उसके रिलेटेड भी तो कुछ बात होनी चाहिए। हम लोग कॉरिडोर में खड़े रहे। वो वापस बाहर जब निकल के जाने लगे तो हमने सिर्फ हाथ जोड़ के उनको यही विनती की कि प्लीज रेलवे का मुद्दा भी देखना है, तो अगर रेलवे की तरफ से किसी को आप बुला ले। उन्होंने कहा रेलवे चेयरमैन को बात करके वी विल सी एंड वी विल मीट अगेन ऑन रेलवे, क्योंकि आज एसएससी चेयरमैन थे तो हम लोगों ने एसएससी डिस्कस किया, रेलवे डिस्कस करने के लिए रेलवे बोर्ड से कोई रहेंगे, फिर से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बेटा मैं ईमानदारी से कहती हूं, सुबह से निकली हुई हूं, वहीं पर मुझे एक कप कॉफी मिल गया और एक बिस्किट मिल गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वहां मुझे थोड़ा सा पेट भर गया मेरा। अदरवाइज सुबह से नाश्ता करने के बाद अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मैं अभी यहां पर हूं। कई मीडिया वाले बैठे हुए हैं कि आप बताइए क्या हुआ। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों को क्या हुआ। बेटा जितना कर पाई हूं उसके लिए बस यही कह रही हूं कि बहुत भरपूर कोशिश थी। हम 4 टीचर्स की भरपूर कोशिश के बाद ये हुआ है और एग्जामिनेशन का फेयरनेस का उन्होंने बिल्कुल गारंटी दी है कि एग्जाम फेयर तरीके से होगा, क्योंकि वहां पे क्लिक बाय क्लिक स्टूडेंट का सब कुछ ऑथेंटिकेशन है, आधार ऑथेंटिकेशन है। किसी का भी शक हो तो आप बता दीजिए, हम उनका फिर से जांच करवा लेंगे। बेटा ये आज हम बस इतना ही लेके आ पाए, इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा कि होता है कि जो लोग करना चाहते हैं उनको गालियां भी पड़ती है, उनको दोनों तरफ से धक्के खाने पड़ते हैं। मैं बिल्कुल एकदम रडार पे हूं क्योंकि वो वहां पे बहुत ही पुराने टीचर्स में से सिर्फ अकेली मैं थी जिनको शक्ल से वो लोग पहचान रहे थे कि ये सारे बच्चों को लेकर उनका मुद्दा बार बार जो गरमाया जाता है उसमें मैं सबसे आगे रहती हूँ। इसीलिए ये इतना ही था जो मैं कर पाई हूँ और इसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बेटा देखो हम 2 चीजें जो आप चाह रहे थे, क्योंकि आपका दिमाग भटक गया था पढ़ाई से, एक तो वेंडर चेंज और एग्जाम डेट पोस्टपोन। बेटा उसके लिए हम लोगों ने भरपूर कोशिश की, वो नहीं माने। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बच्चे अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं, 2024 यहां तक ही कहा कि 2000 अरे सॉरी अभी मुझे 2 पॉइंट और रखना है, 2 पॉइंट और रखना है एसएससी के बारे में, और 2 पॉइंट रुक जाओ। एक और मुद्दा था, वो था एज रेकनिंग डेट। जब एज रेकनिंग डेट की बात आई तो हमने उनको यह कहा कि जब 2015-16 सब में ऐसा हुआ कि आप एज रेकनिंग को आराम से बच्चों के रिक्वेस्ट पे ही 6 महीना दे देते हो एक्सटेंशन, तो अभी इतना क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? अभी इतना प्रॉब्लम क्या हो सकता था? तो एज दे देते, एज रेकनिंग डेट को हमने कहा कि 1/1 2025 कर दीजिए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब अब सब कुछ हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, एग्जाम का सब प्रोसेस खत्म हो चुका है सीजीएल का, मैंने कहा पहले ही कर देते। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम कर देते तो जो डेट ऑफ रेकनिंग होता है, एज रेकनिंग जो डेट होता है, वो अगर एग्जाम शुरुआत में निकलता है तो 1 होता है, बाद में निकलता है तो 1 अगस्त होता है। 1 जनवरी अगर फर्स्ट हाफ में निकला, 1 अगस्त तो अगर
नेक्स्ट भाग में निकला, तो उन्होंने यही कहा कि सेकंड भाग में निकला, इसलिए हमने 2024 डाला। मैंने कहा अगर आप 6 महीना एक्सटेंशन दे देते तो जो आपने 2024 में सारा गंद हुआ है, ये 19 क्वेश्चन गलत हुआ, बच्चों का 2023 का कोर्ट में केस है, 2024 का कोर्ट में केस है, तो प्लीज आप हमें परमिशन दिए। तो उनका कहना क्या था कि अगर ये परमिशन दे देंगे तो फिर से हमें फिर से फॉर्म भरवाना पड़ेगा, फिर से वो सारा जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वो फिर से कराना पड़ेगा, और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हम 13 अगस्त को एग्जाम नहीं ले सकते। तो उन्होंने इस मांग को भी मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, बाकी 2024 में क्वेश्चन गलत थे, 2023 में ये प्रॉब्लम था जब हमने कहा कि भाई 10-10 क्वेश्चन गलत होते हैं और उसके पैसे काटे जाते हैं, इस बात पर आपत्ति मंत्री जी को भी था। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर रिप्रेजेंटेड क्वेश्चन रॉन्ग, सही में जो क्वेश्चन रॉन्ग दिया है आपने या आंसर रॉन्ग दिया है, तो आप 100 रुपया वापस करोगे, और अगर सही क्वेश्चन था, सही आंसर था, बच्चे ने रॉन्ग रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसके पैसे रख लेना। तो ये बात हो गई उसके बाद। अच्छा, दूसरी बात है, मैं आपको फिर से रेलवे वाले बच्चों को मैं प्रॉमिस करती हूं, हमारी फिर से कोशिश रहेगी, जिस तरह से हमने बिल्कुल इस मामले को एकदम हाइड करके चले बेटा, क्योंकि देखो बात क्या है ना, डीओपीटी में जाना था, पहले से हमें इंस्ट्रक्शन था कि हम सिर्फ 3 लोगों को परमिशन देंगे, हमने जबरदस्ती हम लोग कोशिश कर करके 4 लोगों का परमिशन रखा, क्योंकि अभिनय सर शुरू से जुड़े हुए थे तो उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि रामलीला मैदान की तरह हम डीओपीटी में भी चले जाएं, तो बेटा डीओपीटी में हम लोगों ने मार्च जो किया था, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि टीचर्स मार्च करके आ रहे थे, 250 टीचर मार्च करके आ रहे थे और उनको पकड़ के उठा के ले जाया गया। उनके पास सब खबर थी, उनके पास ये भी खबर थी कौन कौन लीड कर रहा था, तो इसीलिए उनके पास सब खबर थी, और इसीलिए आज उन्होंने हमें मीटिंग का समय दिया। हम पूरी कोशिश करेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू बिना हल्ला हंगामा किए हम मुलाकात करके आए हैं, हम वैसे ही मुलाकात करके फिर से आएंगे। फिर से हमारी मुलाकात होगी रेलवे को लेकर। और अब एसएससी वाले बच्चों याद रखना, आपकी जो 2 मांगे थी वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये 2 मांगे, इसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफी चाहती हूं। अगर आपने वेंडर चेंज का कहा तो उसमें हम लोग पे इल्जाम लग गया कि भाई टीसीएस की पैरवी आप क्यों कर रहे हो, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो बताइए, वो प्रॉब्लम्स हम दूर करेंगे, आप किसी की पैरवी ना करें। और दूसरा, एग्जाम पोस्टपोन क्यों होगा जब एग्जाम का स्टेनो का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, हम जब सीजीएल के लिए तैयार हो चुके, हम नहीं करेंगे। तो ये 2 चीजों पे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, ये दोनों चीज नहीं हो पाया। बाकी जो सोल्यूशन था वो हम लेके आए हैं, वो आपने देखा है, वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ा मुद्दा था मेरे लिए, वो हो गया, और एक रॉन्ग आंसर्स के पैसे जो वसूले जा रहे थे वो हो गया। इंफ्रा और सेंटर, इन दोनों का उन्होंने पूरा प्रॉमिस किया है कि इंफ्रा अच्छा रहेगा और सेंटर घर के नजदीक रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। बस कोशिश हमारी यही जारी रहेगी कि इसी तरह से कुछ अच्छी खबर हम रेलवे के लिए लेके भी आ सकें। थैंक यू।